गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं मेरे जवानों? मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बिल्कुल ठीक होंगे और अपनी तैयारी में पूरे जोश और होश से जुड़े हुए होंगे। और 4 सितंबर की आप लोगों को बड़ी बेसब्री से इंतजार होगी। ठीक है, तो मैं एक और सेशन आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। जैसा कि मैंने वादा किया था कि मैं आपको 60 से 70 प्रश्न कराऊंगा और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे बढ़ जाते हैं इन प्रश्नों को बिना समय गवाए, क्योंकि समय बहुत कीमत है और समय आपके पास अभी नहीं है। ठीक है भाई। बट एक छोटी सी बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि यदि आप सभी बच्चे मेरे चैनल पर सबसे पहले आए तो चैनल को सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करेंगे। ठीक है, मेरी यही आप लोगों से गुरु दक्षिणा है और मैं आपसे कुछ नहीं मांग रहा हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। ठीक है भाई। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है क्वेश्चन नंबर 41, विच एसिड इज प्रेजेंट इन ऑरेंज। ऑरेंज के अंदर कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? ऑरेंज के अलावा मैं आप लोगों को बता दूं लेमन, और लेमन के अलावा यदि आप लोगों को पता है जितने भी हमारे खट्टे पदार्थ होते हैं सिट्रस फ्रूट होते हैं। ठीक है, तो ऑरेंज, लेमन, आंवला, इन सभी के अंदर कौन सा? तो ये सिट्रस एसिड पाया जाता है। कौन सा एसिड? सिट्रस एसिड। सिट्रस एसिड का एक केमिकल नाम, इसका एक रासायनिक नाम आपसे पूछेगा जिसका नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। क्या नाम है इसका? एस्कॉर्बिक एसिड। तो इतनी बात भी आप सभी बच्चों को याद रख लेना है। चलिए भाई, नेक्स्ट अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है कि लेड पेंसिल कंटेन, लेड पेंसिल में क्या कंटेन होता है? ग्रेफाइट। एक बात याद रखना, लेड पेंसिल में लेड की मात्रा 0% होती है और ग्रेफाइट की मात्रा 100% होती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, और क्वेश्चन नंबर 43 को देखोगे तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लाइटेस्ट मेटल और हैवीएस्ट मेटल। यदि आपसे पूछा जाए सबसे लाइटेस्ट मेटल कौन सा है तो लिथियम, और पूछा जाए सभी से हैवीएस्ट मेटल कौन सा? ओस्मियम। अब लिथियम सबसे लाइटेस्ट इसलिए बोला जाता है क्योंकि लिथियम का एटॉमिक मास यहाँ पर, और लिथियम और ओस्मियम को सबसे हैवीएस्ट बोला जाता है। उसका एटॉमिक मास यहाँ पर देख लो, एटॉमिक नंबर 76। अब कहोगे सर इसको सबसे हल्की और इसको सबसे भारी क्यों बोलते हैं? तो एक हल्का और दूसरा भारी, इसके अलावा इनकी डेंसिटी के रिगार्डिंग में हम देखते हैं, जिसकी डेंसिटी सबसे कम है वो लिथियम है और जिसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा है वो ऑस्मियम है। उसके रिगार्डिंग में हम इसको सबसे हैवीएस्ट मेटल के नाम से जानते हैं। ठीक है, बाकी इसके बारे में और इंस्ट्रक्शन यहाँ देख लेना, वैसे वो आपके ज़्यादा काम की अभी इस वक्त नहीं है, इसलिए मैं इसको बारे में आपको बताना नहीं चाहूँगा। ठीक है, अगला प्रश्न, एसिड रेन इज ड्यू टू द एयर पॉल्यूशन। वायु प्रदूषण में किसके कारण एसिड होता है? एक तो नाइट्रस ऑक्साइड के कारण और दूसरा सल्फर डाइऑक्साइड के कारण। देखो कैसा होता है, जब ये नाइट्रस ऑक्साइड NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होते हैं, तो ये जैसे जैसे हमारे पानी के साथ मिलता है यानी बादलों के साथ मिलता है तब जाकर के ये बना लेता है HNO3 नाइट्रिक एसिड, और ये एसिड की रेन कर लेता है। लेकिन जब सल्फर डाइऑक्साइड वायुमंडल में होती है तो ये बादलों के साथ मिलकर के, बादल कहने का मतलब पानी के साथ मिलकर के, ये H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड का निर्माण करता है। किसका निर्माण कर देता है? H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का। H2SO4, तो ये दो प्रकार के एसिड होते हैं जो हमारे रेन के अंदर होते हैं। और यदि मैं बात करूँ रेन की वैल्यू, रेन की पीएच वैल्यू, यदि इसका पीएच मान 5.6 से कम हो जाए तब उसे हम बोलते हैं अम्लीय वर्षा, तब उसे बोलते हैं अम्लीय वर्षा। ये बात आपको याद रख लेना है। और एक और बात, यानी जो वर्षा पानी, जो वर्षा का जल होता है वो सबसे शुद्ध पानी होता है जिसका पीएच मान कितना होता है? 7। इसका पीएच मान कितना होता है? 7। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, पेट्रोलियम इज फाउंड इन, पेट्रोलियम कहाँ पाया जाता है? तो पेट्रोलियम इज द सेंडिमेंट्री रॉक, ये सेंडिमेंट्री अवसादी चट्टानों के बीच में ये पेट्रोलियम पाया जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, ऑल नोबल गैस आर, जितने भी हमारी नोबल गैस है वो कैसी है? कलरलेस है एंड ऑर्डरलेस है। इसके अलावा मैं बता दूं जितने भी नोबल गैस हैं वो कलरलेस और ऑर्डरलेस। इसके अलावा यदि आपसे पूछा जाए कार्बन डाइऑक्साइड कैसी गैस है तो आप लोग बता देना ये भी कलरलेस और ये भी कैसी है? ऑर्डरलेस गैस है। ऑर्डरलेस नहीं, इसकी गंधहीन होती है, ये केवल और केवल कलरलेस यानी एक रंगहीन गैस है। कैसी गैस है? रंगहीन गैस है। आपसे पूछेगा हाइड्रोजन कैसी गैस है, तो हाइड्रोजन एक प्रकार की कलरलेस गैस है। हाइड्रोजन इज ए कलरलेस, इनका कोई रंग नहीं होता, इनका कोई रंग नहीं होता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के। द मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट इज, पृथ्वी के भूपर पट्टी पर पाए जाने वाला सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सा एलिमेंट है? तो देखो भाई, एल्युमिनियम 8% के साथ, आयरन 6% के साथ, मैग्नीशियम 4% के साथ, कैल्शियम 2.4% के साथ, और अदर जो बचे हैं वो 5.6% के साथ।
तो सबसे ज़्यादा जो मेटल पाया जाता है वो कौन सा है हमारे पास, तो याद रखना एल्यूमिनियम। लेकिन यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बताओ वो कौन सा ऐसा तत्व है, वो कौन सा ऐसा तत्व है, मेटल की बात नहीं कर रहे, वो कौन सा ऐसा तत्व है जो पृथ्वी के अंदर सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, तो बोलना ऑक्सीजन। क्या पाया जाता है, ऑक्सीजन। और मानव के शरीर में भी ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला, द लस्टर्स ऑफ द मेटल इज ड्यू टू, किसी भी मेटल की जो चमक होती है वो किसके कारण होती है, उसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होती है। किसके कारण, प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण से होती है। नेक्स्ट, विच गैस इज यूज इन द एक्सटिंग्विशर, कार्बन डाइऑक्साइड। आपसे पूछा जाए अग्निशामक यंत्र में किस गैस का यूज किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड में। एक और बात पूछा जाएगा, अग्निशामक यंत्र में गैसों को प्रोड्यूस करने के लिए, CO2 गैस को प्रोड्यूस करने के लिए किस पाउडर का यूज किया जाता है, तो याद रखना बेकिंग पाउडर का यूज किया जाता है। किसका, बेकिंग पाउडर का, खाने वाले सोडे का यूज किया जाता है। जब इस खाने वाले सोडे के अंदर हम H2SO4 डाल देते हैं तब उसके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है और वो आग बुझाने के लिए बहुत ही हेल्प होती है। अगला क्वेश्चन देखो भाई, यहाँ पर अगला प्रश्न है, विच गैस इज यूज इन LPG। LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस में कौन सी गैस भरी जाती है, ब्यूटेन 60% और प्रोपेन 40%। ब्यूटेन 60% और प्रोपेन 40%, इनको मिला करके हम LPG गैस बनाते हैं। अब याद रखना, LPG गैस जो है वो एक ऑर्डरलेस गैस, एक गंधहीन गैस है, इसकी अपनी कोई गंध नहीं होती। तो इसके अंदर हम एक मटेरियल मिला देते हैं जिस मटेरियल का नाम होता है इथाइल मरकैप्टेन या मिथाइल मरकैप्टेन। इथाइल मरकैप्टेन, इसको भी याद रख लेना आपको। इथाइल मरकैप्टेन मिलाया जाता है ताकि हमें उसकी लीकेज का पता लगा सके, ताकि हम उसकी लीकेज का पता लगा सके कि भाई लीकेज हो रहा है कि लीकेज नहीं हो रहा है। अगला, विच गैस इज यूज इन अ सिगरेट लाइटर। वो पूछेगा सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस भरी जाती है, तो ओनली ब्यूटेन, ओनली ब्यूटेन। बायोगैस चीपली कंटेनिंग, जितने भी हमारे बायोगैस होती है जिसे हम गोबर गैस भी बोल देते हैं, तो ये गोबर गैस के अंदर मुख्यतः कौन सी गैस सबसे ज़्यादा मात्रा में होती है, मीथेन। और वो भी कितने प्रतिशत की मात्रा में, 75% की मात्रा में ये मीथेन पाया जाता है। और मीथेन एक प्रकार का नेचुरल गैस है, ये तो आपको पता ही है। अगला क्वेश्चन देखो भाई, यहाँ पर केमिकली यूज्ड एज फिक्सर इन फोटोग्राफी, ये कहता है कि फोटोग्राफी एज ए फिक्सर के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, सोडियम थायोसल्फेट। किसका, सोडियम थायोसल्फेट। नेक्स्ट, एस्पिरिन इज, एस्पिरिन क्या है, तो एस्पिरिन इज द एसिटाइल सैलिसाइक्लिक एसिड। ये एक प्रकार का, यदि हम बात करें तो ये एक प्रकार का दर्द निवारक, या हम कह सकते हैं एक प्रकार का ये एंटीबायोटिक मटेरियल है। क्या है, एंटीबायोटिक। इसका यूज कहाँ कहाँ किया जाता है, देख लो भाई। एस्पिरिन इज द कॉमनली ड्रग्स फॉर द रिलीविंग माइनर एचिस, मतलब हल्का दर्द, पेन्स से रिलीफ पाने के लिए, फीवर से रिलीफ पाने के लिए हम इसका यूज करते हैं। इट इज ऑल्सो यूज इन एंटी इन्फ्लेमेटरी, जब आपके बॉडी में कहीं स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाती है, तो उससे रिलीफ पाने के लिए आप इसका यूज करते हो। ब्लड थिनर, यानी रक्त को पतला करने के लिए भी हम एस्पिरिन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये इसके यूजेज है, ये एक प्रकार का एंटीबायोटिक के रूप में यूज किया जाता है मानव के द्वारा। स्ट्रेंजर गैस किसे बोलते हैं, तो स्ट्रेंजर गैस बोला जाता है जीनोन गैस को। क्यों बोलते हैं जीनोन गैस को स्ट्रेंजर गैस, क्योंकि सारे के सारे तत्व जो होते, सारे के सारे नोबल गैस कभी भी किसी एलिमेंट के साथ रिएक्ट नहीं करते, बट जीनोन जो है वो ऑक्सीजन और प्लस में फ्लोरीन, इन दोनों के साथ आसानी से रिएक्ट कर जाता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं अजनबी गैस, स्ट्रेंजर गैस। नेचुरल रबड़ इज अ पॉलीमर डिराइव फ्रॉम द, जो नेचुरल रबड़ होता है वो किससे डिराइव किया जाता है, आइसोप्रीन से। और ये क्या होता है, नेनोमर ऑफ आइसोप्रीन, नेनोमर ऑफ आइसोप्रीन के बनाए जाते हैं ये, नेनोमर ऑफ आइसोप्रीन। अब यहाँ पर मैं कुछ लोग आप लोगों को बता रहा हूँ, कुछ विट्रॉयल के बारे में बता रहा हूँ। उसे देखो, कॉपर सल्फेट जिसको बोलते हैं ब्लू विट्रॉयल, इसे बोला जाता है ब्लू विट्रॉयल। ग्रीन विट्रॉयल किसको बोलते हैं, तो ग्रीन विट्रॉयल बोला जाता है FeSO4.7H2O, यानी वाटर के कितने मॉलिक्यूल से, 7, वाटर के कितने मॉलिक्यूल से, 5। और यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए सल्फ्यूरिक एसिड, जिसको हम ऑयल ऑफ विट्रॉयल या स्पिरिट ऑफ विट्रॉयल के नाम से जानते हैं, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, इसे हम किंग ऑफ एसिड या अम्लों का राजा भी कहते हैं, किंग ऑफ एसिड, अम्लों का राजा। एक छोटी सी बात और मैं बता देता हूँ, एक और एलिमेंट का नाम मैं बता दे रहा हूँ, ZnSO4.7H2O, जिंक सल्फेट। और ये जिंक सल्फेट जो होता है इसको वाइट विट्रॉयल के नाम से जाना जाता है, वाइट विट्रॉयल के नाम से हम इसको जानते हैं, किसको, जिंक सल्फेट को। तो वाटर के मॉलिक्यूल्स इसके अंदर भी कितने हैं, 7 ही हैं, 7 ही हैं। क्वेश्चन नंबर 57, पेपर इज केमिकली, पेपर जो होता है वो केमिकली क्या होता है, इसमें सेलुलोज होते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब हम पेपर को ज़्यादा समय तक यूज़ करते हैं तो ज़्यादा समय तक यूज़ करने के बाद
पेपर जो होते हैं वो पीले पड़ जाते हैं। और पेपर किस लिए पीले पड़ जाते हैं? तो सेलुलोज का क्या हो जाता है? ऑक्सीडेशन हो जाता है। सेलुलोज का ऑक्सीडेशन हो जाता है और इसके ऑक्सीडेशन के होने के कारण से, इसके ऑक्सीकरण के होने के कारण से उसका रंग जो होता है वो क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है, पीले कलर में बदल जाता है। इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन द ओर इज, जितने भी हमारे अयस्क होते हैं उन सभी अयस्क के अंदर जो अशुद्धियां मिली होती है उन अशुद्धियों को हम बोलते हैं गैंग, जो कई अलग अलग प्रकार के एलिमेंट की अशुद्धियां हो सकती है। विच इज नोन एज द मेटल ऑफ फ्यूचर, यानी भविष्य की धातु किसे कहते हैं? टाइटेनियम। टाइटेनियम इज नोन एज द मेटल ऑफ फ्यूचर। अगला, एफिशिएंसी ऑफ द कैटलिस्ट डिपेंड ऑन इट्स मॉलिक्यूलर स्टेट। उत्प्रेरक की दक्षता निर्भर करती है, यानी कोई उत्प्रेरक कितनी जल्दी एक्ट करेगा ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा? उसके आणविक अवस्था के ऊपर, उसके मॉलिक्यूलर स्टेट के ऊपर डिपेंड करेगा कि कितने मॉलिक्यूल से वो मिलकर बना हुआ है। मोस्ट ऑफ द एक्सप्लोजन इन द माइंस अगर ड्यू टू द माइनिंग ऑफ, ये कहता है कि खादानों में अधिकतर विस्फोट के होने का कारण कौन सी गैस को माना गया? मीथेन। और मीथेन को जब एयर मिलता है तब ये एक आवाज़ पैदा करता है जिसको बोलते हैं फायर डंप, जिसको बोलते हैं फायर डंप। बहुत तेजी से धमाका करता है, फायर डंप। नेक्स्ट, विनेगर इज एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिडिक एसिड। जब हम एसिडिक एसिड के 5 से 8% के सॉल्यूशन को विलियन का प्रयोग करते हैं तब हमें जाकर के मिलता है क्या? एसिटिक एसिड, सिरका। एसिटिक एसिड बोले तो सिरका। कैरोसिन इज एन मिक्सर ऑफ, कैरोसिन किसका मिक्सर है? तो कैरोसिन इज द मिक्सर ऑफ एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। देखो दो प्रकार के हाइड्रोकार्बन होते हैं, एक एलिफेटिक और दूसरे होते हैं हमारे एरोमेटिक। एलिफेटिक जो होते हैं वो सिंपल चेन वाले होते हैं, इनमें ज़्यादा कंक्लूजन नहीं होता। और एरोमेटिक जो होते हैं वो साइक्लिक स्ट्रक्चर वाले होते हैं। ठीक है, साइक्लिक स्ट्रक्चर वाले जो होते हैं उनको बोला जाता है एरोमेटिक। क्या बोलते हैं उनको? एरोमेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंपॉर्टेंट मेटल यूज फॉर द आयरन टू प्रोड्यूस स्टेनलेस स्टील। ये कहता है कि स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए इंपॉर्टेंट मटेरियल जो आयरन के ऊपर चढ़ाया जाता है वो क्या है? क्रोमियम। वो क्या है? क्रोमियम। क्वेश्चन नंबर 65, विच गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्वेलिंग ऑफ द ब्रेड्स। ये कहता है किसी भी ब्रेड के अंदर या किसी केक के अंदर स्वेलिंग, उसके फूले होने के कारण कौन सी गैस होती है? तो बोलना कार्बन डाइऑक्साइड। कैसे प्रोड्यूस होती है? जब हम बेकिंग सोडा यूज़ करते हैं और इस बेकिंग सोडा में हम यूज़ कर लेते हैं एक एसिड जिसे बोलते हैं टॉर्ट्रिक एसिड, तो हमें इधर प्रोडक्ट में एक सॉल्ट मिलता है। हमें प्रोडक्ट में क्या मिलेगा? सॉल्ट मिलेगा, प्लस में वाटर वेपर मिलेगा और प्लस में उसके साथ CO2 गैस निकलेगा। और जब ये CO2 गैस रिलीज करता है तो देखो छोटे छोटे होल्स आपको नजर आ रहे हैं ना, ये छोटे छोटे होल्स बन जाते हैं किसी ब्रेड्स के अंदर, किसी केक्स के अंदर। किसके कारण? तो CO2 जब रिलीज होता है तो ये होल्स करके निकल जाता है बाहर की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 इज द मेटल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द क्लोरोफिल। इस क्लोरोफिल में कौन सा धातु होता है? तो याद रखना मैग्नीशियम। और जब मैग्नीशियम की मात्रा कम हो जाती है, जब इसकी मात्रा कम हो जाती है, किसी भी इसकी मात्रा क्या हो जाती है? कम हो जाती है, तब आप लोगों को याद रख लेना है कि ये जो हमारे पत्ते होते हैं वो पीले पड़ने लग जाते हैं। कैसे पड़ने लग जाते हैं? पत्ते हो जाते हैं पीले, वो टूटने लग जाते हैं, यानी वो पत्ते जो होते हैं सूख जाते हैं। विच एसिड इज यूज फॉर द इचिंग ग्लास। ये कहता है कि शीशे के ऊपर नक्काशी करने के लिए किस मटेरियल का, किस एसिड का प्रयोग किया जाता है? तो हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। जनरली हम सभी बच्चों को पता है कि जितने भी हमारे एसिड होते हैं वो किसी कांच के साथ आसानी से रिएक्ट नहीं करता है, लेकिन एक ऐसा एसिड है जो कांच के साथ आसानी से विक्रिया कर जाता है। इसलिए कांच के ऊपर अलग अलग प्रकार के डिजाइन को बनाने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, HF, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। अलम इज यूज्ड एज, अलम का यूज किया जाता है, अलम का वो बोलते हैं पोटास आलम। पोटास आलम का केमिकल फार्मूला याद रखना, K2SO4 डॉट Al2SO4 होल थ्राइस, Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2O। ये पोटास आलम का फार्मूला है और इस पोटास आलम को हम यूज करते हैं पानी के शुद्धिकरण के रूप में। कहाँ? पानी के शुद्धिकरण के रूप में। न्यूक्लियर फ्यूज इन सन इज, सन का न्यूक्लियर फ्यूल क्या है? तो बोलेंगे सर हीलियम। दूसरी एक और सबसे बड़ी बात कि सूर्य जो होता है वो किसके प्रिंसिपल पर वर्क करता है? तो ये जिसके प्रिंसिपल पर वर्क करता है उसका नाम है न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन नाभिकीय, नाभिकीय संलयन किसके ऊपर काम करता है? ये नाभिकीय संलयन के ऊपर एक्ट करता है, नाभ के संलयन की अभिक्रिया के ऊपर काम करता है। एक अंतिम प्रश्न और देख लेते हैं, विच एसिड इज यूज इन सॉफ्ट ड्रिंक। सॉफ्ट ड्रिंक में किस एसिड का प्रयोग किया जाता है? तो सॉफ्ट ड्रिंक में कार्बोनिक एसिड का प्रयोग किया जाता है, प्लस में इसके साथ एक और एसिड होता है फॉस्फोरिक, फॉस्फोरिक एसिड। अगला है विच एसिड इज प्रेजेंट इन बी स्टिंग। बी स्टिंग का मतलब मधुमक्खी के डंक में कौन सा एसिड होता है? तो बोलेंगे मीथेनोइक एसिड। कौन सा एसिड?
मीथेनोइक एसिड मधुमक्खियों के डंक में पाया जाता है। तो ये 70 क्वेश्चन हो गए कंप्लीट। बाकी इसके अलावा और भी इसके अंदर कुछ 5-10 प्रश्न, उन प्रश्नों को आप देख लेना अच्छी तरीके से, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसकी पीडीएफ में अभी कुछ देर के बाद अपलोड कर दूंगा अपने टेलीग्राम के चैनल पर। ठीक है, ठीक है बच्चे, तो इस पूरी वीडियो को एक बार सभी बच्चे जरूर से जरूर देखेंगे और मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करने में हेल्प करेंगे। ठीक है भाई, तो सही बच्चों को जय हिंद।